नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की इस सीरीज का ये मेरा 9th लेक्चर है। इससे पहले के 8 लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 200 MCQ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज से जुड़े हुए सभी लेक्चर्स एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहाँ जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन को। तो कुल मिलाकर के जो है 50 से अधिक प्रश्नों के माध्यम से हम नेशनल मूवमेंट को जो है देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल डिकोड एग्जाम पर हमारे जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उनकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पर लिखिए @decode exam, ये लिख देंगे, सर्च हो जाएगा, चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो सभी PDF आपको हमारे वीडियो की मिल जाएगी। तो चलिए इसी के साथ पहले प्रश्न को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, मैं पढ़ता चलता हूं, ऑप्शन भी पढ़ूंगा और उसके बाद जो है विस्तार से व्याख्या हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आरंभिक राष्ट्रवादियों के महत्वपूर्ण योगदान कौन से थे? प्रारंभिक कांग्रेस के शुरुआती नेताओं की बात हो रही है। पहला, आंदोलन को आरंभिक अवस्था में नेतृत्व प्रदान करना, तो निश्चित रूप से इन्होंने ये काम किया। जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना, औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक आलोचना करना, राजनीतिक प्रश्नों में सार्वजनिक रुचि उत्पन्न करना एवं जनमत का निर्माण करना। तो इसमें से कौन से वाक्य जो है सही हैं? ये 1 2 3 4 में से, ठीक है, इनका क्या उद्देश्य? तो इसका जो है उत्तर मैं आपको बताता हूं। तो इन्होंने क्या क्या किया? आंदोलन को प्रारंभिक अवस्था में अपना नेतृत्व दिया, ठीक। जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो ये गलत है, ऐसा इन्होंने नहीं किया। इनका मानना था कि भारत की जनता अभी परिपक्व इतनी नहीं हुई है कि वो जो है अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर सके, इसलिए ये गलत है। औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक आलोचना करना बिल्कुल इन्होंने किया, दादा भाई नौरोजी का नाम हम सारे लोग जानते हैं, और भी कई। राजनीतिक प्रश्नों में सार्वजनिक रुचि उत्पन्न करना एवं जनमत का निर्माण करना, तो निश्चित रूप से इन्होंने ये किया। तो 1 3 4 ये आपका उत्तर होगा डी। इसकी व्याख्या यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन को आरंभिक अवस्था में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने नेतृत्व प्रदान किया, औपनिवेशिक सरकार की आर्थिक आलोचना इन्होंने की, राजनीतिक प्रश्नों में सार्वजनिक रुचि उत्पन्न कर जनमत का निर्माण किया। किंतु आरंभिक राष्ट्रवादियों का मानना था कि जन सामान्य में अभी राजनीतिक जागरूकता की कमी है, तो सरकार विरोधी आंदोलन इस समय उचित नहीं है। जबकि जब दूसरा फेज कांग्रेस का शुरू हुआ 1905 से, और जब जो है गर्मपंथी कांग्रेस में मजबूत अवस्था में आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जनता तो बिल्कुल तैयार है, आप ही लोग नहीं तैयार हैं, जनता तैयार है, वो आंदोलन करेगी। और निश्चित रूप से उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन देश में चला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? 1 दादा भाई नौरोजी, 2 जी सुब्रमण्यम अय्यर, 3 RC दत्त। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये जी सुब्रमण्यम अय्यर और RC दत्त, इन तीनों लोगों ने जो है आर्थिक आलोचना की है औपनिवेशिक सरकार की। ये प्रश्न हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था, लेकिन इस लेक्चर में भी हम इसे लेकर के आए। तो इसकी व्याख्या हमने पूर्व में कर दिया है, जैसा कि आप जानते हैं।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। ये बुक था दादा भाई नौरोजी का। अगला देखिए, सारे प्रश्न इस प्रकार से बनाए गए हैं 200 प्रश्न की, उसमें एक क्रमबद्धता आपको दिखेगी। हमने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की बात की, हमने कांग्रेस की बात भी एक अलग लेक्चर में की थी। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, तो अब स्वदेशी आंदोलन के तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम बंगाल विभाजन की बात करेंगे। तो एक क्रम से हम चल रहे हैं ताकि जो है क्रमबद्धता आपकी रहे। अगला, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला, 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो इसमें से कौन सही नहीं है, तो ये डी सही नहीं है, ए सही है, बी सही है, सी सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो डी जो है इसमें सही नहीं है। ये 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अब बंगाल विभाजन पर जो है और विस्तार से हम बात करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन के निर्णय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल के राष्ट्रवादियों द्वारा किस रूप में देखा गया था। 1, केवल प्रशासनिक उपाय के रूप में। 2, बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के सुविचारित प्रयास के रूप में। तो इसमें से किस रूप में जो है देखा गया था। तो बंगाल के राष्ट्रवादियों ने बंगाल विभाजन को देखा बंगाल में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के सुविचारित प्रयास के रूप में। तो इसका उत्तर बी सही है। थोड़ा बंगाल विभाजन के बारे में मैं आपको बताता हूं। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया। अंग्रेजों ने यह कहा कि बंगाल चूंकि एक बहुत बड़ा प्रांत है, इसलिए प्रशासनिक असुविधा होती है इसके संचालन का। आज भी आप जो है इस तर्क को देख रहे हैं कि बड़े राज्य बनाम छोटे राज्यों का मुद्दा जो है उभर करके आता है। तो उस समय इन्होंने कहा कि प्रशासनिक जो है कार्यों में रुकावट हो रही है, इसके आकार की वजह से इसे छोटा करना चाहिए। उस समय के बंगाल में क्या क्या था, तो आज का पूरा बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, ये और आज का पूरा पश्चिम बंगाल, तो ये जो है बंगाल होता था। तो निश्चित रूप से ये बड़ा था। लेकिन बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कहा तो कि प्रशासनिक असुविधा के लिए हम इसका विभाजन कर रहे हैं, सुविधा के लिए, लेकिन इसके पीछे जो है उनके कई मंतव्य थे। पहला तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो है खाई पैदा करना, क्योंकि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जो पूर्वी बंगाल हुआ उसमें मुसलमान बहुसंख्यक हो गए। और यही कारण था कि मुसलमानों ने जो है बंगाल विभाजन का विरोध नहीं किया। तो क्योंकि उन्हें लगा कि हम जो है बहुमत में आ गए, पूर्वी बंगाल में आ गए। उसके अलावा क्या था, उसके अलावा जो है बंगाली जो बोली थी, अब पूर्वी बंगाल बनने के बाद जो बचा शेष पश्चिमी बंगाल और शेष उड़ीसा और बिहार, तो बंगाल में बंगाली बोली ही अल्पसंख्यक हो गई। ठीक है भाई, बंगाल है, उड़ीसा के लोग रह रहे हैं तो उड़िया बोलते हैं, बिहार के लोग रह रहे हैं तो हिंदी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र को जो है बंगाल के राष्ट्रवादियों ने भली भांति समझा, और उन्होंने ये समझा कि भारत के राष्ट्रवाद के लिए ये चुनौती है। क्योंकि आप अगर इतना जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि शुरुआती जो आंदोलन भारत में शुरू हुए वो जो है बंगाल से ही, बड़े बड़े लीडर्स बंगाल से ही थे। तो इस तरह से बंगाल को विभाजित करके जो है यहाँ की राजनीतिक आवाज़ को दबाना चाहते थे सब, और हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे, बंगाली भाषा को कमज़ोर करना चाहते थे। बंगाल में बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, लिखा है। तो बंगाल और बंगालियों को विभाजित करने तथा बंगाली संस्कृति और भाषा को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में देखा गया। तो क्या क्या हुआ, तो बंगाल विभाजन के दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन जनता ने उपवास रखा और गंगा स्नान किया, ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित अमार सोनार बांग्ला गाया। तो एक प्रश्न यहां आपसे पूछता हूं, रविंद्रनाथ टैगोर को
दो देशों के राष्ट्रगान के रचयिता के रूप में हम जानते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हो और अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का जो है नेशनल एंथम है। मुझे ये बताइए कि विश्व में कौन एक व्यक्ति है जिन्हें दो राष्ट्रों का निर्माता माना जाता है? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए ये प्रश्न है कि किसे दो राष्ट्रों का फादर ऑफ नेशन माना जाता है? ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़िए। तो 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, उस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। एक दूसरे के हाथ में लोगों ने रक्षा सूत्र बांधा और इस तरीके से एकता का एक संदेश दिया। ठीक है, और यहीं से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हो गया। स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी का मतलब यानी देसी वस्तुओं का प्रयोग, और बहिष्कार का मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आगे बढ़िए, थोड़ा स्वदेशी आंदोलन को हम लोग ठीक से समझ लेना चाहते हैं, इसलिए अगला प्रश्न। स्वदेशी आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसके पूर्व हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा इसमें अधिक व्यापक जन आकर्षण था। इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त हुआ। यह आर्थिक चरित्र का था। स्वदेशी आंदोलन को इंग्लैंड की अमूल परिवर्तनवादी प्रेस के एक अनुभाग का सहयोग मिला था। तो इसमें से कौन सत्य नहीं है? तो इसमें से सी सत्य नहीं है, सॉरी बी सत्य नहीं है। इसमें मुसलमान जनों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और यहां लिखा था प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया कि बंगाल को विभाजित करना है। तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई और यहीं पर बहिष्कार का प्रस्ताव जो है पास किया गया। देखिए, अभी तक 1905 से पहले जितने भी आंदोलन देश में हुए थे, उसमें सबसे व्यापक जन आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया, स्वदेशी और बहिष्कार के रूप में। तो यह कहा जा सकता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था, वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आगे आने वाले आंदोलन थे उसका अगुवा बना। निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन की हम बात कर रहे हैं। तो स्वदेशी और बहिष्कार का यह आंदोलन जल्द ही पूरे देश में फैला, केवल बंगाल तक नहीं रहा। और कौन मुख्य नेता थे जो इसे चला रहे थे? तो वो थे लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष, एक क्रांतिकारी जो बन गया सन्यासी। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ब्रिटिश राज की नीतियों के विरुद्ध किया गया पहला मजबूत प्रयास था, जैसा कि मैंने बताया, किंतु इस आंदोलन को मुस्लिम जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था। तो यहां पर एक स्टेटमेंट समझ लीजिए, कुछ मुस्लिम नेता थे जो इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन हम बहुसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं। अगला, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, अब गांधी जी को हम पिक्चर में लेकर आ रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, होम रूल लीग की स्थापना, कामागाटा मारू घटना और महात्मा गांधी का भारत में आगमन। तो कौन किस क्रम में हुआ, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले जो है कामागाटा मारू की घटना हुई, उसके बाद जो है महात्मा गांधी भारत आए और उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कामा माटा गारू। कामा माटा गारू क्या था? कामा माटा गारू जैसा नाम से ये आपको लग रहा है, ये एक जापानी नाम है, ये एक जापानी जहाज था। कामा माटा गारू एक जापानी जहाज था जो कि ब्रिटिश कोलंबिया जा रहा था। भारत से सिखों को लेकर के ये जहाज ब्रिटिश कोलंबिया जा रहा था। किराए पर एक सिख ने इसे लिया था, लेकिन जब ये ब्रिटिश कोलंबिया में पहुंचा, यानी कनाडा में पहुंचा जो है, और कनाडा उस समय ब्रिटिशों का एक उपनिवेश था, तो अंग्रेजों ने इन लोगों को लेने से मना कर दिया। कह दिया कि हमें जो है नहीं चाहिए। मजदूरी करने के लिए लोग जाते थे उस जमाने में कनाडा वगैरह। तो इस जहाज को वो कहा गया कि उस समय कनाडा में दक्षिण एशिया आव्रजन
को रोक दिया गया था कि अब हमें बहुत भीड़ नहीं चाहिए एशिया से। तो उन्होंने इनको मना कर दिया कि भैया हमारे ज़मीन पर आपको उतरना नहीं है, आप जहाँ से आए हैं चले जाइए। ठीक है, ये जो घटना हुई उससे जोड़कर एक घटना और मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए 1857 की क्रांति में सिख सैनिकों ने बहुत मदद की थी अंग्रेजों की, और इसी का परिणाम था कि अंग्रेजों ने जो है सिखों को एक मार्शल कौम घोषित किया। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं MCQ में। तो मार्शल कौम घोषित किया, और कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी आते आते जो है अंग्रेजों के सेना में लगभग 45% 50% सिख सैनिक ही थे। तो सिखों को लग रहा था कि अंग्रेज हमारे मित्र हैं। लेकिन जब यह घटना हुई कामा गाटा मारू की घटना, तो इससे पूरा सिख समाज नाराज हो गया और उनको लगा कि ये जो ब्रिटिश हैं ये जो है किसी के भी नहीं हैं, किसी के भी ये सगे नहीं हैं निश्चित रूप से। और इस घटना को जो है बहुत प्रचारित किया गया गदर आंदोलनकारियों के द्वारा कि देखो यही स्थिति है, जब तक इनके काम लायक हो तब ठीक है, नहीं तो ये नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझते, देखो भगा दिए सब ब्रिटिश कोलंबिया से। तो ये पूरी घटना है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत आए और होम रूल लीग, 2 होम रूल लीग आंदोलन जो है भारत में चल रहा था, या एक कह लीजिए, लेकिन नेतृत्वकर्ता 2 थे और 2 सेंटर्स थे। एक का नेतृत्व जो है कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, और दूसरे का एनी बेसेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अब देखिए पूरी तरीके से हम गांधी जी के आंदोलनों पर आ गए हैं। चंपारण सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले तो चंपारण हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल श्रमिकों की हड़ताल हुई, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ और सबसे अंत में बारदौली। तो यहां देख लीजिए। ठीक है, अब एक एक करके हम सब पे बात करेंगे, इसलिए हम इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, डेट हमने लिख दिया है। अब जो है आगे अगले प्रश्न पर आइए। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के अनुभव के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही हैं? पहला, दक्षिण अफ्रीकी गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रियता से जुड़े हुए थे। वर्ष 1906 में महात्मा गांधी ने केप टाउन में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पासों के अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया। तीसरा, गांधी ने अपना राजनीतिक जीवन केप टाउन में भारतीयों पर अत्यधिक कर लगाए जाने के विरुद्ध संघर्षों से प्रारंभ किया। इसमें से जो है कौन कौन से सही हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है 1 और 2 सही है। ठीक है, इसकी जो है व्याख्या देख लीजिए। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधीवादी राजनीतिक आंदोलनों में मुस्लिम व्यापारी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। मेमन मुस्लिम व्यापारी। वर्ष 1906 में महात्मा गांधी ने ट्रांसवाल में भारतीयों के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण और पासों के अध्यादेश के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किया था। आगे, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में, जैसा कि हमने बताया था कि सब पे हम एक एक प्रश्न लेंगे। चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? इसका उद्देश्य 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण का दौरा करने के लिए मनाया था। राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी इस आंदोलन से संबद्ध थे। तो ये तीनों था, तो इसका उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा के, जिसमें जो है 3/20 जमीन पर जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे अंग्रेज, जो है उसके विरुद्ध किया गया था। तो राजकुमार शुक्ल ने निमंत्रण दिया था गांधी जी, नए नए भारत आए थे। इनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि गांधी 1-2 साल पहले भारत घूमो, देखो, उसके बाद कुछ करना। तो इनको निमंत्रण भी मिल गया चंपारण जाने का। तो चंपारण ये पहुंचे और यहाँ आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन में जो है राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पाठक आदि भी जुड़े थे। अगला प्रश्न, सत्याग्रह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह। पहला, इसका प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया।
इसका प्रथम प्रयोग भारत में चंपारण में किया गया। ये दोनों सही है, ठीक है। तो सी इसका उत्तर होगा 1 और 2। तो गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में किया और चंपारण में, भारत की बात करें तो इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। अगला रोलेट एक्ट। अब आप देख रहे हैं मैं एक क्रम से ही बढ़ रहा है, अब आ गए रोलेट एक्ट पर। रोलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? पहला, ब्रिटिश युद्ध गतिविधियों के लिए अनिवार्य आर्थिक समर्थन प्रदान करना, व्यापार संघों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना, भारतीयों के नागरिक स्वतंत्रता में कटौती करना, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधारों को विधिक सहायता प्रदान करना। तो निश्चित रूप से जो है भारतीयों के नागरिक स्वतंत्रता पर कटौती करने के लिए ये आया था। तो भारत में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभर रहा था, जो क्रांतिकारी जो है लगातार कहीं ना कहीं बम फोड़ रहे थे, उन सब को दबाने के लिए इन्होंने जो है सिडनी रोलेट नाम के एक अंग्रेज के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के सुझाव पर जो है इन्होंने एक बिल पारित किया जिसका नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है, आतंकवादी और अराजकतावादी विरोधी अधिनियम, ये लाया गया। इसी को रोलेट एक्ट कहा गया क्योंकि जिसके सुझाव पर जिस कमेटी के ये बना था उसकी अध्यक्षता रोलेट कर रहे थे, लेकिन इस कानून का नाम जो है रोलेट एक्ट नहीं था, इस कानून का नाम था द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में यह था कि किसी भी भारतीय को अंग्रेज पुलिस पकड़ सकती है बिना कारण बताए, जब तक चाहे तब तक जेल में डाल सकती है, यह सारा मामला था। तो क्या लिखा है? अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसे चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का स्पष्ट रूप से अवहेलना। भारतीयों ने इसे क्या कहा कि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण किया गया है। किसके माध्यम से? रोलेट एक्ट के माध्यम से, और इसलिए यह क्या है? काला कानून है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मांग महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? ए, सरकार रोलेट एक्ट वापस ले, सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, सी, ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे, डी, सरकार 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधार प्रस्तुत करने की करे। तो ये जो है ये तीनों सही है और ये मांग उनकी नहीं थी, महात्मा गांधी की, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या मांगा कि भाई जो है रोलेट एक्ट का मामला और जो है जालियांवाला बाग और ब्रिटिश तुर्की के खलीफा। एक बात आपको और बता रहा हूं, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है मित्र देशों के विरुद्ध जो है जर्मनी के साथ लड़ रहा था एक तुर्की का राजा, वो साम्राज्य का नाम था ऑटोमन, हिंदी में बोलते हैं उस्मानी साम्राज्य। उस्मानी साम्राज्य का जो राजा होता था उसे पूरी दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब जो है मुस्लिम धर्म के हिसाब से खुदा का धरती पर परछाई और मुसलमानों का सबसे बड़ा धार्मिक और राजनीतिक नेता। पहले धार्मिक था, बाद में तो राजा भी होने लगा तो राजनीतिक नेता भी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है मित्र देशों ने लीड किया, वो जीत गए। तो फिर तुर्की के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, खलीफा के साथ। तुर्की का जो खलीफा है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा है, इसलिए भारत के मुसलमानों ने जो है आंदोलन किया कि तुर्की के खलीफा के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ा न जाए। इसके लिए यह खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। तो गांधी जी ने इसे एक ऐसे अवसर के रूप में देखा कि मुसलमान और हिंदू एक मंच पर आकर अंग्रेजों का विरोध करेंगे भारत में। इन्होंने कहा कि 100 साल में ऐसा कोई मौका नहीं आने वाला है, इसलिए हिंदू मुस्लिमों के खिलाफत की मांग को मान लेना चाहिए, ठीक है। निश्चित रूप से मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि ये जो है ठीक नहीं है, खुद ही हम लोग गुलाम देश में रह रहे हैं और हम किसी खलीफा के साथ क्या हो तुर्की के, इससे हमारा क्या मतलब, हमें आज़ादी मिले। जो है गांधी जी जो है
मुस्लिम कट्टरपंथियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। हालांकि जिन्ना की ये बात सच भी हुई और भारत का बंटवारा जो है सांप्रदायिकता के आधार पर हो गया। तो अगला प्रश्न, किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण आंदोलन, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो निश्चित रूप से असहयोग आंदोलन को मिला था। और क्यों मिला था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है खिलाफत का पूरा मामला था, तो यहां पर खिलाफत और असहयोग आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों का साथ मिला, क्योंकि जो है वो चाहते थे कि खलीफा के साथ अंग्रेज अच्छा व्यवहार करें, इसलिए आंदोलन वो चला रहे थे। और इसी को मौका देख करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी कमेटी बनी थी जांच करने के लिए? हंटर कमेटी बनी थी। और हंटर कमेटी ने क्या किया? लीपापोती कर दिया, भारतीयों को न्याय नहीं दिया, और एक प्रकार से कहें तो हंटर ने धोखा दिया। तो हंटर ने धोखा दिया, रोलेट एक्ट आया, काला कानून आया, जालियांवाला बाग का निर्मम हत्या की गई भारतीयों की, हंटर ने उसके बाद जो है लिपापोती करके धोखा दिया। जो है इन सब ने भारतीय जनमानस को क्या कर दिया था? दुखी कर दिया था, व्यथित कर दिया था, और वो एक मजबूत ब्रिटिश विरोधी भावना से भर गए थे। गांधी ने इस मौके को पहचान लिया, खिलाफत का मौका और भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावना, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन जो है बना, और ये इतनी बड़ी छतरी बन गई असहयोग आंदोलन की बहुत तरह के विचारधाराओं के लोग भी इसके नीचे आ गए। लेकिन अंततः चौरी चौरा नामक जगह पर 5 फरवरी 1912 को घटित हुई एक घटना जिसका नाम है काकोरी क्रांति, और उसके कारण जो है हिंसा हो गई। और महात्मा जी अहिंसा के पुजारी, उन्होंने कहा कि अब आंदोलन वापस लेते हैं। तो 12 फरवरी 1922 को बारदौली प्रस्ताव के माध्यम से इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्रों का समुच्चय खिलाफत आंदोलन के दौरान शिक्षित भारतीय मुसलमानों के सरकारों को प्रतिबिंबित करता था? कामरेड और हमदर्द, कामरेड और हिंदुस्तान टाइम्स, जमींदार और मुस्लिम वॉइस, कामरेड, हमदर्द, जमींदार और अल हलाल। तो कामरेड और हमदर्द जो है ने ये किया, मोहम्मद अली जौहर इसको निकालते थे। ठीक है, अगला 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, CR दास। सही उत्तर चुने। तो किसने जो है विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? तो ये 2 नाम मिलेंगे आपको, मोतीलाल नेहरू, CR दास। वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया कि नहीं घुसना है, अंग्रेजों की बनाई हुई संस्थाओं में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा C 1 और 2। अब इसमें मैं आपको एक बता देता हूं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात है, समझ लीजिए। देखिए, असहयोग आंदोलन जब समाप्त हुआ, गांधी जी ने समाप्त ले लिया, गांधी जी जेल में चले गए। अब जो है जो लीडर्स बचे कांग्रेस में, उनमें यह हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। आंदोलन तो वापस आ गया, ले लिया गया, अब आंदोलन है, तो आगे हमारी कार्य योजना क्या हो, कांग्रेस आगे किस रास्ते पे बढ़े? तो इस प्रश्न पर 2 गुट दिखे। एक, जिन्हें कहा गया यथास्थितिवादी या परिवर्तनवादी, और अंग्रेजी में जिन्हें कहा गया नो चेंजर्स। और दूसरा एक गुट बना जिसे कहा गया परिवर्तनवादी, और अंग्रेजी में जिन्हें कहा गया प्रो चेंजर। तो नो चेंजर और प्रो चेंजर। तो नो चेंजर ने क्या कहा? नो चेंजर ने कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। ब्रिटिश भारत में चुनाव होते थे, तो हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें जो है चुपचाप गांधीवादी रास्ते पर चलना है। तो क्या क्या करना है? तो शराब का विरोध करना है, खादी को बढ़ावा देना है, अस्पृश्यता को मिटाना है। ये जो रचनात्मक काम गांधी जी ने बताए हैं उनको करना है। और जो है लोगों को नए आंदोलन के नेतृत्व के लिए, लोगों को नए आंदोलन के लिए हमें तैयार करना है। गांधी जी नया आंदोलन चलाएंगे, उनको हम जो है उनके लिए तैयारी करेंगे, और ये सारा काम जमीनी काम करेंगे। लेकिन जो परिवर्तनवादी कहे गए, प्रो चेंजर्स कहे गए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे, हम विधानसभाओं में घुसेंगे, और विधान परिषदों को हम जो है अपने लड़ाई का अखाड़ा बनाएंगे। तो ये ठीक रास्ता रहेगा कि विधान परिषदों में घुसो।
तो नो चेंजर्स ने क्या कहा? नो चेंजर्स मतलब उसके प्रमुख नेता कौन कौन थे ये आप जान लीजिए। तो सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी आदि ने क्या कहा? विधान परिषदों का बहिष्कार करो। और प्रो चेंजर्स जिसके प्रमुख नेता थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने क्या कहा? विधान परिषदों में घुसो। तो नो चेंजर्स, प्रो चेंजर्स समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, अकाली आंदोलन के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सही है? पहला, यह आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वारा प्रभावित था। इस आंदोलन का आरंभ गुरुद्वारों के भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध किया गया था। यह हिंसक आंदोलन था। तो इसमें जो है केवल एक सही है, इसका उत्तर होगा एक। ठीक है, सॉरी, यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन से जो है प्रभावित था, सविनय से नहीं था। तो इसका उत्तर होगा जो है केवल टू सही होगा, तो बी। ठीक है, तो अकाली आंदोलन जो है पंजाब में चलाया गया, 1920 के दशक में चलाया गया। यह असहयोग आंदोलन से जो है प्रभावित था, लेकिन ये जो है हिंसक नहीं था। अहिंसा और सत्याग्रह के दर्शन पर जो है ये चलाया गया था। ठीक है, अब आगे, अब कुछ जो है क्रांतिकारी संगठनों के बात में हम करेंगे, तो क्रांतिकारियों की भी बात इसमें हम कर लेंगे। अगले लेक्चर में भी हम क्रांतिकारियों से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को लेंगे ताकि इनको भी हम कवर कर लें। अभी तो हम 3 प्रश्न इसमें ले रहे हैं। तो पहला, पंजाब नौजवान भारत सभा के संबंध में सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा? उसकी आकांक्षा थी कि युवाओं, कृषकों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य करें। बी, छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें। सी, श्रमिकों के बीच साम्राज्यवाद विरोधी विचार विमर्श प्रारंभ करें। डी, पंजाब के ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हों। तो इसमें प्रश्न में क्या पूछा गया? सर्वाधिक समुचित वर्णन क्या होगा? तो युवाओं, कृषकों और श्रमिकों का राजनीतिक संगठन इनका लक्ष्य था। इनका लक्ष्य था कि एक जो है मजदूर और किसान देश की स्थापना हमें करनी है। श्रमिकों के बीच जो है साम्राज्यवादी विरोध के विचार विमर्श को भी ये प्रारंभ करना चाहते थे। और पंजाब के ट्रेड यूनियन आंदोलन की रचना में सहायक हो, इस टाइप का भी मामला था। लेकिन सर्वाधिक उचित जो इसमें प्रश्न पूछा गया उसके हिसाब से छात्रों के बीच क्रांति के दर्शन का प्रसार करें, बी। ठीक है, तो पंजाब नौजवान सभा की स्थापना यशपाल और भगत सिंह ने की थी। अगला, गदर पार्टी के संबंध में क्या सही है? इसे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अमेरिका और कनाडा में 1913 में स्थापित किया गया था। इसकी विचारधारा दृढ़ता पूर्वक हिंदू धर्म और सिख धर्म पर आधारित थी। लाला हरदयाल और रामचंद्र इसके प्रमुख नेता थे। तो इसमें से क्या सही है? तो इसमें से जो है केवल 1 और 3 सही है, यानी इसका उत्तर होगा बी। तो लाला हरदयाल जो कि इसके संस्थापक थे, सोहन सिंह भाकना इसके अध्यक्ष थे। इन लोगों ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 में गदर पार्टी का गठन किया था। अब यहाँ एक विषय ये समझ लीजिए कि कनाडा और अमेरिका में बहुत से भारतीय गए थे, तो वही वहाँ रह रहे थे, उस हिसाब से किया गया। लेकिन ये जो है किसी खास धर्म को लेकर नहीं था, ये एक धर्मनिरपेक्ष दल था। और इसके जो नेता थे सोहन सिंह भाकना, उन्होंने कहा भी था कि हम सिख या पंजाबी नहीं हैं, हमारा धर्म देशभक्ति है, यानी हम देशभक्त पहले हैं। इस दल ने ही गदर नामक पत्रिका जो है निकाली थी, और इस दल ने ही भारत में एक सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई थी। हालांकि सूचना पहले ही अंग्रेजों को मिल गई, इसलिए ये फेल हो गया। इसके प्रमुख नेताओं का नाम यहाँ लिखा है। आगे, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? खुदीराम बोस ने, बी डी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने, भगत सिंह ने। तो बी डी सावरकर ने किया था, इसका उत्तर होगा बी। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित मित्र मेला ये इन्होंने बनाया था, वही जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। क्रांतिकारी संगठन ये था। अगला, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसका उत्तर है ए, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, जिन्हें बाघा जतिन कहा जाता था, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की।
1915 में बालासोर में पुलिस मुठभेड़ में जो है वीर गति को ये प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने देखा। अगले लेक्चर में हमारी पूरी 200 क्वेश्चंस की जो ये सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।